हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि का सेकंड पार्ट। हम लोग फर्स्ट पार्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के घटक में हम लोगों ने पहले ही प्रवास मतलब माइग्रेशन पढ़ लिया है। आज हम लोग अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं। तो किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। तो सबसे पहले नोट आउट करने की बात यह है कि किसी वर्ष विशेष में मतलब कि एक हमें पर्टिकुलर ईयर लेना है, जैसे कि 2020 से 2021 तक, या फिर जून 2020 से जून 2021 तक। मतलब कि एक हमें विशेष साल ले लेना है, उसी के अंदर हम लोग जनसंख्या बच्चों की जन्म दर को निकालते हैं। तो इसकी गणना कैसे की जाती है, देखिए। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चे अपॉन किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 100। तो इसमें भी एक विशेष बात यह है कि जीवित जन्म लेने वाले बच्चे, जीवित जन्म लेने वाले बच्चे मतलब कि जो जीवित हैं, ऐसे नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और फिर मर गया या मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, उसे हम लोग जन्म दर में नहीं गिनते हैं। तो हम लोग ऐसे किसी भी क्षेत्र की अशोधित जन्म दर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अशोधित मृत्यु दर भी निकालते हैं कि किसी वर्ष विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 100। तो इसमें भी हमें एक विशेष वर्ष लेना है और किसी विशेष वर्ष में मृतकों की संख्या लेनी है। तो जब हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारी अशोधित मृत्यु दर निकल आएगी। तो हम लोग अशोधित मृत्यु दर या अशोधित जन्म दर या बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट क्यों निकालते हैं, तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारे देश की जो है तो स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं। कि अगर मतलब कि बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, मतलब कि हमारे देश में स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी नहीं हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसे निकालते हैं और इससे जनसंख्या के आंकड़े में भी एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें अच्छे से पता चलता है कि कितने हमारा स्वास्थ्य केंद्र, कितना हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कार्य कर रही हैं, या हमारा आने वाला समय कैसा होगा। तो चलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस समय में हमारी जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ी। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं, पहला पॉइंट, मानव सभ्यता के आरंभिक काल में जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम थी। मतलब कि जब मानव जब अस्तित्व में आया था, मतलब कि जब वो शुरुआत हुई थी तो बहुत ही कम लोग थे। लेकिन जैसे जैसे खोजें होती गई, जैसे जैसे हम लोग विकास करते गए, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ी। तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि 16वीं या 17वीं शताब्दी में विश्व व्यापार से जनसंख्या को अधिक बढ़ावा मिला। तो जब हम लोगों ने विश्व व्यापार शुरू किया था, मतलब कि जब वो नए देश खोजे गए थे या बाहर के लोग खोजते हुए हमारे देश में आए थे, तो उस समय उसके बाद ही थोड़े दिन ही बाद ही हम लोगों ने विश्व व्यापार को बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उस समय हमारी जनसंख्या को और अधिक बढ़ावा मिला। लेकिन जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय 53 करोड़ थी, जिसके बाद विस्फोटक वृद्धि जो हमारी जनसंख्या थी वो जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, हमारा 17वीं 18वीं शताब्दी में जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस समय हमारी जनसंख्या सिर्फ 53 करोड़ थी। लेकिन उसके बाद इतनी बढ़ोतरी हुई क्योंकि लोगों को काम मिलने लगा, लोग प्रवास करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, उन लोगों को अच्छी सेवाएं मिलने लगी और हमारी बर्थ रेट ज़्यादा हो गई। लेकिन डेथ रेट जो है तो जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं होती है उसकी वजह से हमारी डेथ रेट कम हो गई, जो मरने वालों की संख्या थी वो कम हो गई और जो मतलब कि जो बर्थ रेट थी वो ज़्यादा हो गई। तो हाँ, इस तरीके से हमारी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ हैं जो 3 पॉइंट में आपको लिखनी होंगी। और हमारा अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जनसंख्या वृद्धि में योगदान। कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जनसंख्या में वृद्धि में क्या योगदान है। तो हम लोगों ने देखा कि जो पहले नए नए महामारियाँ चलती थी, नए नए जैसे कि प्लेग चल गया या हैजा चल गया, तो उस समय हम लोगों के पास इलाज नहीं होता था। लेकिन बाद में जब विज्ञान अस्तित्व में आया, जब टेक्नोलॉजी शुरू हुई, तो उस समय हम लोगों ने नए नए टीके बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि हमारी महामारियाँ कंट्रोल में हुई। दूसरा हमारा पॉइंट है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ। मतलब कि पहले कहीं गांव में एक डॉक्टर था या 2 डॉक्टर थे या शहरों में थे, लेकिन गांव में तो ऐसा था कि डॉक्टर होते ही नहीं थे, बस ऐसे ही वैद्य लोग थे, तो उनके द्वारा इलाज किया जाता था, जो कि उतना अच्छा नहीं था। अब हर गांव में, हर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, नए से नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिससे कि हमारी चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ, जो कि एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। कृषिगत या औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब कि पहले ये होता था कि पहले अगर बारिश नहीं हुई या फिर बाढ़ आ गई तो अन्न नहीं पैदा होता था, वहाँ पर जो है तो अनाज नहीं पैदा होता था, तो वहाँ पर भुखमरी होने लगती थी कि अगर कोई 2 रोटी खाने वाला है तो उसे आधी ही मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा होता था 5-6 साल जो है तो बारिश नहीं होती थी। तो उस समय हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग चलो अच्छा नदी से नहर निकाल लेते हैं या फिर ट्यूबवेल लगा लेते हैं या फिर हम लोग कुएं में डाल लेते हैं कोई मोटर वगैरह। तो हम लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी, जिससे कि भुखमरी बहुत होती थी कि अगर कुछ दिन बारिश नहीं हुई या कुछ दिन पहले ही बारिश हो गई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाती थी। तो उससे जो है तो हम लोगों को बहुत नुकसान होता था, अन्न की पैदावार बिल्कुल नहीं होती थी। तो इस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी ने जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ये हमारा एक प्लस पॉइंट भी है, लेकिन और एक माइनस पॉइंट भी है कि मतलब कि टेक्नोलॉजी आनी तो चाहिए, लेकिन उससे जो है तो जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। अब हमारा अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। ये हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है बहुत से, मतलब हम लोगों ने शुरुआत से ही हम लोगों को पढ़ाया गया कि इसके क्या प्रभाव हैं। इसके अच्छे प्रभाव तो बहुत ही कम है, लेकिन बुरे प्रभाव ज़्यादा हैं। तो हमारी बुक में 3 प्रभाव दिए गए हैं, तो हम लोग इन्हें देख लेते हैं। संसाधनों पर अधिक दबाव, मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर जनसंख्या का अधिक प्रभाव पड़ता है कि अगर 2 लोगों के लिए चीज़ उपलब्ध है तो उसमें 10 लोग घुसे पड़े हैं कि हमें दो हमें दो। मतलब संसाधन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। पोषण स्तर में गिरावट, वही चीज़ कि मतलब कि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, घर बनते चले जा रहे हैं, लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता। और जो जैसे जैसे हम लोगों का जो कुल कृषि का जो क्षेत्र है वो हमारा कम होता जा रहा है, और उसके अपोजिट में हमारी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारा कृषि पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि लोगों को जो है तो पोषण पूरा नहीं मिल पा रहा है। लोग जो है तो बस ऐसे ही पेट भर पा रहे हैं। और अगला टॉपिक है जीवन प्रत्याशा में ह्रास। मतलब कि जब लोगों के पास खाने पहनने को ही नहीं होगा तो वो अपनी आयु के बारे में क्या सोचेंगे। तो तीसरे पॉइंट का वर्ड जीवन प्रत्याशा को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं। तो जीवन प्रत्याशा हम लोग कहते हैं प्रति 1000 जनसंख्या पर उत्तरजीवी जनसंख्या, मतलब कि जो हमारी प्रति 1000 जनसंख्या है उसमें लोगों के जीवित रहने की औसत आयु कितनी है। कि अगर मतलब कि 1000 लोग हैं तो हम लोग उसका औसत निकालेंगे कि ये लोग लगभग कितने साल जी रहे हैं, 80 साल है, 70 साल है या फिर इससे भी कम है। तो इसे हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में जीवन प्रत्याशा में ह्रास होता है। मतलब कि जब जनसंख्या की वृद्धि होती है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों के पास खाने को ही नहीं होता है, लोगों के पास पहनने को ही नहीं होता है, तो वो पढ़ेंगे लिखेंगे क्या या वो अपना इलाज क्या कराएंगे। तो इस तरीके से जीवन प्रत्याशा में कमी आती है, लोग कम समय तक जीवित रह पाते हैं। इसकी वजह यही है कि लोग को खाना पीना भी पूरा नहीं पड़ता है, तो अपना इलाज क्या करवा पाएंगे। विश्व जनसंख्या के दोगुनी होने की अवधि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो विश्व की जनसंख्या हुई वो दुगनी कितने समय में हो रही है।
आगे मैंने चार्ट भी दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो पहले हम लोग टॉपिक को देख लेते हैं। मानव जनसंख्या को प्रारंभ के 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लगे, जो कालांतर में वर्ष की अवधि धीरे धीरे कम होने लगी है। और मतलब कि जब हम मानव का अस्तित्व सामने आया था, या मतलब कि प्रारंभिक काल था उसका, मानव का, तो उस समय जनसंख्या पहले बहुत ही कम थी, फिर 50 लाख हुई और फिर 1 करोड़। तो 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए। मतलब कि मानव की जनसंख्या को 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए। लेकिन अब 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अब ऐसा समय है कि 5 से 7 अरब होने में सिर्फ 12 साल लग रहे हैं। आगे मैंने चार्ट भी दिया है, देखिए आप कि 10,000 ईसा पूर्व में जनसंख्या थी 50 लाख, और इसके दुगने होने में समय कितना लगा? 1650 ईस्वी में 50 करोड़ होने में कितना समय लगा? 1500 वर्ष। लेकिन 50 करोड़ से 100 करोड़ होने में सिर्फ हमें 154 वर्ष लगे, और फिर 100 से 200 करोड़ में होने में 123 ईयर लगे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोगों की दुगनी होने की अवधि है वो लगातार कम होती चली जा रही है। और जब 200 करोड़ से 400 करोड़ हुए थे तो मात्र इतने वर्ष लगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन और आपका MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि 1974 ईस्वी में 200 से 400 करोड़ होने में 47 ईयर लगे, और आने वाले 2025 में हम लोगों की 400 करोड़ से दुगनी जनसंख्या 800 करोड़ हो जाएगी, और इसे मात्र 21 वर्ष लगेंगे। अब जब 2025 आएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। वैसे तो पूरा अनुमान है कि दुगनी हो जाएगी या इससे भी अधिक हो जाएगी 2025 में। तो ये चार्ट आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। आगे हम लोग देखते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इस थ्योरी में हमें क्या पता चलता है? एक तो इस थ्योरी के अंतर्गत जनसंख्या का वर्णन किया जाता है, दूसरा भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। मतलब कि भविष्य की जनसंख्या किस प्रकार की होगी, वो किस क्षेत्र में लगी होगी, मतलब कि आपका प्राथमिक क्षेत्र में लगी होगी, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ किस क्षेत्र में लगी होगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में परिवर्तन एक चक्र के अनुसार होता है, जिसे जनांकीय चक्र कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया है, ये आपकी बुक में भी होगा, देख लीजिए अच्छे से। हम लोग नीचे इसे यहाँ पर टाइम रखते हैं, इस लाइन पर हम लोग टाइम रखते हैं, और इस लाइन पर हम लोग बर्थ रेट और डेथ रेट रखते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, और ये थर्ड स्टेज का टाइम हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट स्टेज का टाइम आप देख सकते हैं छोटा है, सेकेंड स्टेज का टाइम थोड़ा बड़ा है, और थर्ड स्टेज का टाइम मीडियम है। तो हम लोग देखते हैं कि इस स्टेज में, मतलब कि हमारी प्रथम अवस्था में हमारी क्या विशेषता होती है, देखते हैं कि कृषि कार्य में लोग संलग्न रहते हैं। मतलब कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं फर्स्ट स्टेज में। और बर्थ रेट और डेथ रेट हमारी हाई होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब कि नीचे जा रही है, क्योंकि लोगों के पास बहुत ही कम सुविधाएं रहती हैं और विभिन्न बीमारियां फैलती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे कौन से ऐसे देश हैं जो इस फर्स्ट स्टेज में हैं? बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में अब ऐसा फर्स्ट स्टेज नहीं चल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ आदिवासी निवास करते हैं वहाँ पर लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो अपना कृषि कार्य में ही लगे हैं, खेती करते हैं, वो भी गलत तरीके से खेती करते हैं। अब तो खेती में टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वो लोग अभी भी पुराने तरीके से खेती करते हैं, जिससे कि उनका जो है पेट भी नहीं भर पाता है। और बर्थ रेट उनकी हाई होती है, लेकिन उनकी डेथ रेट भी हाई होती है, क्योंकि वहाँ पर अस्पताल वगैरह है ही नहीं, हॉस्पिटल है ही नहीं। तो जैसे जितने ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं उतने ही ज़्यादा मर जाते हैं, क्योंकि फैसिलिटी वहाँ पर है ही नहीं।
और इसी के कारण हमारी जीवन प्रत्याशा भी नीचे चली जाती है। मतलब कि लोग के पास जब कृषि कार्य में लगे हैं, वो भी पुराने तरीके से कृषि कर रहे हैं, तो अनाज होगा ही नहीं। तो जब उनका पेट पालने के लिए ही नहीं होगा कुछ, तो वो अपना इलाज क्या कराएंगे, तो उनकी औसत जीवन आयु कम हो रह जाती है। और मतलब कि जो हमारे पास हॉस्पिटल की जो सुविधाएं रहती हैं, जो हमारे पास सर्विसेज रहती हैं, तो वो भी उन लोग के पास नहीं रहती है, जिससे कि विभिन्न बीमारियां फैलती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, जिसमें कि बहुत ही कम क्षेत्र हैं, और वो भी जो क्षेत्र है वो आदिवासी स्थानों के हैं। तो हमारी सेकेंड स्टेज में कौन सा देश है? हमारे सेकेंड स्टेज में है श्रीलंका। तो सेकेंड स्टेज की हमारी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, बर्थ रेट हाई होती है, लेकिन डेथ रेट हमारी डिक्रीजिंग होती है, मतलब कि निम्न होती है। ये हमारे विकासशील देशों में पाया जाता है सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज जनसंख्या विस्फोटक के रूप में हम लोग इसे देखते हैं। तो मतलब कि जब बर्थ रेट जो है तो हाई है, जब हमारी बर्थ रेट जो है तो हाई है, और जो हमारी डेथ रेट है वो हमारी लो है, मतलब कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। 100 बच्चे हुए लेकिन मरे सिर्फ 10, तो हमारे 90 जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ गई, हमारी 90% जनसंख्या बढ़ गई। तो मतलब कि ये विकासशील देशों में होता है, जहाँ पर लोग जहाँ पर जो है तो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो है, जिससे कि वो अपनी डेथ रेट को काबू में कर रहे हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दवाइयाँ बनाकर, मेडिसिन्स हैं, और जो हमारे वैक्सीन्स हैं, जो हमारे टीका हैं, उनका मतलब कि खोज कर रही हैं। तो उस तरीके से डेथ रेट तो कम कर लिया गया है, लेकिन जो हमारी बर्थ रेट है वो हमारी अभी भी हाई है, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। यहाँ पर लोग अभी भी सोचते हैं विकासशील देशों में कि ज़्यादा बच्चे होना मतलब ज़्यादा अच्छा है। तो ये विकासशील देशों में है। तो इस तरीके से जनसंख्या विस्फोटक के रूप में हम लोग इस स्टेज को देखते हैं कि मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमारी थर्ड स्टेज देखते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेज में हमारा श्रीलंका है। तो आप लोग देख सकते हैं विकासशील देशों में हमारा श्रीलंका का यहाँ पर बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो विस्फोट कर रही है, मतलब कि दुगनी गति से बढ़ रही है। और ये एक विकासशील देश है जहाँ पर बर्थ रेट हाई है, लेकिन डेथ रेट जो है तो लो है, मतलब कि जनसंख्या विस्फोट कर रही है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी थर्ड स्टेज में मतलब कि हमारी थर्ड स्टेज आ गई, लोग यहाँ पर पढ़े लिखे होने लगे, मतलब कि हमारे जो बर्थ रेट जो हाई थी सेकेंड स्टेज में वो अब लो जाने लगेगी। जो देखें यहाँ पर जो हमारी बर्थ रेट हाई थी वो यहाँ पर लो जा रही है, और डेथ रेट तो पहले से ही लो थी। मतलब कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हम लोगों ने मेडिसिन्स बनाई, और हम लोगों ने इलाज करना शुरू कर दिया, हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाए, जिससे कि काबू में आ गई स्थितियाँ। तो हम लोग सेकेंड स्टेज में देखते हैं यहाँ पर जो है तो विकसित देश, यहाँ पर विकसित देश है, यहाँ पर जैसे कि कनाडा है, जापान है और अमेरिका है। विकासशील देश और विकसित देश कौन से हैं? विकासशील देश वो हैं जो अभी भी विकास और पहले अपनी स्टेज से के बीच में जूझ रहे हैं, लेकिन विकासशील देश जो पूर्ण विकास कर चुके हैं, तो इसे हम लोग विकसित देश और विकासशील देश कहते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेज में लोग पढ़े लिखे होने लगे हैं। अब बर्थ रेट और डेथ रेट हमारी दोनों की लो है, और यहाँ पर तकनीकी ज्ञान का विकास हुआ है, तभी तो हमारी डेथ रेट और बर्थ रेट नीचे गई है। मतलब कि जनसंख्या हमारी स्थिर है, जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं। कहीं कहीं के पर तो स्थिति ऐसी है कि मतलब कि जन्म लोग अब ज़्यादा मतलब कि अवेयर हो गए हैं कि अब लोग एक ही बच्चा या 2 ही बच्चा कर रहे हैं, लेकिन जो पहले के लोग थे वो बर्थ है, मतलब हमारी जनसंख्या वहाँ पर निगेटिव में जा रही है। तो इस तरीके से हमारे थर्ड स्टेज भी हो गई। अब हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक बचा है चैप्टर का, थॉमस माल्थस का सिद्धांत, जो इन्होंने 1793 में दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है, पॉइंट आउट किया है, खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी और युद्ध के रूप में सामने आएगा। मतलब कि जनसंख्या में गिरावट होगी। जनसंख्या पर भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा स्व-विवेक नियोजन से नियंत्रण अधिक लाभकारी है। इन्होंने मतलब कि अपनी एक थ्योरी दी थॉमस माल्थस के नाम से,
जो इन्होंने 1793 में दी, इन्होंने इसमें पहले बताया कि जो खाद्य की आपूर्ति है उसकी अपेक्षा जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। मतलब कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जो हमारे खाद्य आपूर्ति है, जो हम लोग अन्न खाते हैं, उसकी जो पूर्ति है, उसकी जो सप्लाई है, उसकी अपेक्षा जो है उसके अपोजिट हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल बीमारी के रूप में सामने आएगा। मतलब कि जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं रहता है। तो इस ऐसे में हमारे सामने जो है तो एक नई मुश्किल आ जाती है कि हमारे सामने अकाल पड़ने लगते हैं, बीमारी होने लगती है और इसी बीच युद्ध भी सामने आ जाता है। तो इसी तरीके से पहले भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं और पहले भी ऐसी ही स्थिति थी जिसके ऊपर इन्होंने अपना थ्योरी बनाई है। इन्होंने हमारा तीसरा पॉइंट है, जनसंख्या पर भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वविवेक नियोजन से नियंत्रण अधिक लाभकारी है। मतलब कि जो जनसंख्या के भौतिक नियंत्रण है और मतलब कि जो गवर्नमेंट जो हम लोगों से कहती है कि मतलब कि बर्थ रेट कम करिए और कम बच्चे पैदा करिए, बच्चों को पढ़ाइए, इससे ज़्यादा कारगर हमारा होता है स्वविवेक नियोजन से। मतलब कि लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो वो खुद अपना प्लानिंग से चलेंगे। हम कि गवर्नमेंट या फिज़िकली हम लोग जितना भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन ये तभी कंट्रोल होगी जब हम लोग सेल्फ प्लानिंग करेंगे। हम लोग खुद सोचेंगे कि इसको नियंत्रण करना ज़्यादा लाभकारी है। तो आज हमारा पूरा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग आगे थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है या आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।